चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। चलिए अब हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज स्पीड और वेलोसिटी में जाना होगा। आप लोग क्लास 9th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पहले आप स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी से पहले आपको सुनो बातचीत नहीं, स्पीड और वेलोसिटी से पहले रेस्ट एंड मोशन, है ना, और रेस्ट एंड मोशन से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले स्टेटस ऑफ पार्टिकल, एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टिकल, एग्जिस्टिंग ऑफ बॉडी। हम बॉडी किसको कहेंगे, हम पार्टिकल किसको कहेंगे, हम पॉइंट मास किसको कहेंगे, हम पॉइंट लेंथ किसको कहेंगे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, इसको समझना है। तो पहले मैं बताता हूँ आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सबसे सटीक आपको एग्जांपल आपको ऐसे समझ में आएगा। बैठो, चलो ध्यान दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे समझना है कि अभी ये बस समस्तीपुर से पटना जा रही है ना, और एक फ्रेंड बस स्टैंड में अपने दो फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए आया है। ठीक है, ये अपने दोनों फ्रेंड को बस में बिठाकर, बस खुल गई यानी बस का ड्राइवर उसको चलाने लगा बाय करके। अब देखिए यहाँ समझना है, मान लो बस स्टैंड में कोई एक ये यहाँ पे बिजली का खंभा भी है। तो अब ये फ्रेंड, हम लोग जो ऑब्जर्वर हैं, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सुन रहे हो ना, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम इसको इस बिजली के खंभा को मान लें, तो हम देख रहे हैं कि ये पर्सन जिस पोजीशन पे कुछ देर पहले था, उसी पोजीशन पर कुछ देर के बाद है। समझ रहे हो बातों को, कि ये पर्सन जिस पोजीशन पर कुछ देर पहले से था, उसी पोजीशन पर कुछ देर बाद। लेकिन ये दोनों पर्सन कुछ देर पहले बिजली के खंभा के पास था, बिजली के पोल के पास था, इलेक्ट्रिक पोल के पास था। अब वो इलेक्ट्रिक पोल से इसका डिस्टेंस बढ़ने लगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ते चला जा रहा है। तो जब ये कोई ऑब्जेक्ट, ये अगर आपका मान लीजिए जिस पोजीशन पे जितना डिस्टेंस पे ये था, उतना ही ये डिस्टेंस पे है, उतना ही पोजीशन पे है, इट मीन्स कि ये पर्सन इस इलेक्ट्रिक पोल के कंपैरिजन में रेस्ट में है, हाँ या ना। और इसका जो डिस्टेंस है इस इलेक्ट्रिक पोल से एवरी इंस्टेंट टाइम बढ़ते जा रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा किस चीज़ में है, मोशन में। समझ रहे हो, ये किस चीज़ में है। अब आ जाओ, अब वर्ड आ गया हमारा क्या यहाँ से, रेस्ट एंड मोशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। हम किसी बॉडी को रेस्ट में कहेंगे कब, और किसी बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे, ये बात आप लोग जानते हैं। चलिए ध्यान देना है इसमें। जब कोई बॉडी या जब कोई पार्टिकल अपने सराउंडिंग के, जब कोई बॉडी या पार्टिकल
अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में एवरी इंस्टेंट टाइम अगर अपना पोजीशन को चेंज करता है तो बॉडी आपका कहलाता है मोशन में, और एवरी इंस्टेंट टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो बॉडी कहलाता है रेस्ट में। अब फॉर एन एग्जांपल अगर हम ग्राफिकली बात करें तो आपका मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन को वाई एक्सिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को, और आपको एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए x1 पोजीशन पे ध्यान देना है, बॉडी हमारा t1 टाइम पे था, सुन लिए, x1 पोजीशन पे बॉडी कब था, t1 टाइम पे। अब बॉडी मेरा x2 पोजीशन पर चला गया है आफ्टर टाइम, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, या आफ्टर एट टाइम t, या एट टाइम t, आफ्टर नहीं, t2 टाइम के बाद नहीं, आफ्टर टाइम t2, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे आपको कि बॉडी हमारा पहले पोजीशन p1 पे था, पोजीशन p2 पे चला गया। तो ध्यान देना है आपका कि जब इसका पोजीशन x1 था तो टाइम t1, अब पोजीशन इसका x2 तो टाइम, यानी बॉडी अपना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एवरी इंस्टेंट टाइम पोजीशन को चेंज किया है, तो ये मोशन में है। लेकिन अगर मान लीजिए t=0 जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ओरिजिन पे, यहाँ ध्यान दो, जब मान लीजिए हम ऑब्जर्व किए t=0 सेकेंड तो आपका ओरिजिन पे था, फिर आपने t1 पे देखा तभी आपका ये ओरिजिन पे है, t2 पे देखा तभी ओरिजिन पे है। अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इट मीन्स कि y = 0। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका बॉडी x एक्सिस को ही डिनोट कर रहा है, यानी y वाले में जो वैल्यू है, पोजीशन इसका क्या है, 0। टाइम तो बढ़ रहा है, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी क्या कहलाएगा, आपको रेस्ट में कहलाएगा। सर अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया ऑब्जर्वेशन टाइम। ऑब्जर्वेशन टाइम या टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन टाइम क्या है ना, तो ऑब्जर्वेशन टाइम का मतलब आपका है कि मान लीजिए आपको यहाँ से कोई बस आ रही है, आप यहाँ खड़े हो, आपको ये विजिबल नहीं है, तब तक आप इस बस के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ये बस अगर आपके सामने आ गया, अब यहाँ से इस बस का आप मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको फॉलो कर रहे हैं जब तक इस पोजीशन पे जा रहा है, तो बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में, सुन रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा और यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है, तब तुम x/t निकाल के तुम इसका वेलोसिटी या स्पीड बता सकते हो, और तब तुम कहोगे कि जब से मैंने बस को देखा तो बस जो है इतना स्पीड से आपका चलना शुरू किया। समझ गए ना। तो जब किसी बॉडी को जब हम फर्स्ट टाइम कंसीडर करना शुरू करते हैं तो उसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी पहले से ही मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी में है, तो पहले से वेलोसिटी में तो स्टार्टिंग तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहा होगा। तो मान लो वो पहले से रेस्ट में था, अब वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव किया, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया लेट दैट 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आया। आप ऑब्जर्व अगर करेंगे 0 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉडी आपका रेस्ट में होगा। तो ऑब्जर्वेशन टाइम समझ में आया। तो अभी जब हमने ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे कि रेस्ट एंड मोशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, जब किसी बॉडी को फॉलो करना चाहते हैं, लेट दैट एग्जांपल के लिए अभी मैं इस ग्लास को मान लीजिए वाटर वाला जो ग्लास है हमारा, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसके सराउंडिंग में वहाँ पे जो हमारा पोडियम के वो उस एंड पे रखा हुआ है ना, उसके नियर बाय में व्हाइट बोर्ड वाट एवर जो भी उसके सराउंडिंग में है, मैं अभी ऑब्जर्व किया एग्जैक्ट 9 AM में, और मैं कुछ देर के बाद भी देख रहा हूँ कि वो वहीं पे है। यानी मेरा जो ग्लास है, वाटर जो ग्लास है, वाटर फील्ड ग्लास जो है, वो पोडियम के रिस्पेक्ट में और हॉल नंबर 2 के अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। लेकिन अगर तुम मेरे को ऑब्जर्व करो तो मैं हो सकता हूँ कि 9:05 PM में मैं व्हाइट बोर्ड के एक एंड पे, जो कि डोर एंड है हमारा, हम उस एंड पे खड़े हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जो मेरा लेक्चर
जो चल रहा है उसके दौरान आप पा रहे हो कि आफ्टर 2 मिनट्स सर का जो पोडियम इंड है यानी बोर्ड इंड जो है वो विंडो इंड के साइड आप आ गए, यानी मैंने अपना पोजीशन को चेंज किया, जो मैं डोर इंड के साइड था अब मैं विंडो इंड के साइड आ गया। इट मीन्स कि मैं मोशन में हूँ। व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट doesn't change its when an object change its position with respect to time, object said to be in motion, and object doesn't change its position with respect to time, object said to be in rest। यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो वो मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन जो है वो एक दूसरे को रिलेट करता है। No one body are in a rest or in a motion. Totally depend upon the frame of reference. जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसीडर नहीं करोगे आप किसी बॉडी को रेस्ट में या किसी बॉडी को मोशन में आप नहीं कह सकते हो। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो आप अर्थ पे अभी इस क्लासरूम में या इस बिल्डिंग को आप रेस्ट में कह रहे हो, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो पटेल फील्ड का जो वॉल है उस वॉल से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस, इसके बगल में जो मान लीजिए बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से बिल्डिंग का डिस्टेंस, इस साइड जो बिल्डिंग है उससे डिस्टेंस, सब जगह से हम देख रहे हैं कि इक्वली पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मून पर अगर कोई साइंटिस्ट वहाँ से टेलीस्कोप लगा के और शिक्षा कुंज बिल्डिंग को अगर वो फॉलो करना शुरू करे तो वो पाएगा कि ये मोशन में है, क्योंकि हम जिस प्लैनेट में हैं हम अर्थ पे हैं, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अर्थ मोशन में है, तो अर्थ मोशन में है तो अब बिल्डिंग भी मोशन में होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, हम इसको रेस्ट में बोले, हम इसको मोशन में कह रहे हैं। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है ना, तो हम देख रहे हैं कि एवरी इंस्टेंट टाइम ये इलेक्ट्रिक पोल से आपका क्या है कि इसका पोजीशन बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोजीशन से ये दूर होते जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोजीशन से जैसे जैसे दूर होते चला जाएगा इट मीन्स कि आपका ये किस चीज़ में है, मोशन में है। किस चीज़ में है, मोशन में। अब यहीं पे दूसरी पक्ष की हम बात करते हैं कि इसी बस में बैठा हुआ एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को जब देख रहा है तो इन दोनों के बीच का जो पोजीशन चेंजिंग है, इन दोनों के बीच का जो मान लीजिए आपका पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक पोल के पास में था तो दोनों के सीट का बीच का डिस्टेंस वही था और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस वही था। अब आफ्टर सम टाइम्स ये इलेक्ट्रिक पोल से हो सकता है कि 50 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर या 1 किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो बस के इनसाइड में जो भी सराउंडिंग में अदर सीट, अदर टेबल, अदर पैसेंजर्स या जो भी चीज़ें हैं उसके रिस्पेक्ट में तो ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोल लेंगे तो ये रेस्ट में है, ये मोशन में है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस को ले लिए और बस के आउटसाइड ने बस के इनसाइड वाले फ्लोर को ले लिए तो ये दोनों रेस्ट में है और ये मोशन में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बोलेगा अब मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि वो तो बस के फ्लोर पे तो बस खड़ा है ना, तो जहाँ पे खड़ा है वहीं पे है, तो अब इसको मोशन में कहेगा, हाँ है ना, क्योंकि अब ये दूर इसको लग रहा है कि हम तो वहीं हैं, तुम पीछे जा रहे हो, ठीक है ना। कभी कभी आप मान लीजिए ट्रेन में या बस में ट्रेवल किए होंगे तो आप अपने सराउंडिंग ट्रेन में या बस में जो भी चीज़ें हैं आप उसको मत देखिए, डायरेक्ट विंडो से बाहर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पेड़ को ऑब्जर्व कीजिए तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट में हैं, पेड़ पीछे जा रहा है या अदर थिंग्स पीछे जा रहे हैं, ऐसा आपको लगा होगा। तो सेम है, आप उस समय अपने आप को रेस्ट में ले लिए तो वो मोशन में आ गया, उसको रेस्ट में लेंगे तो आप मोशन, जब उसको आप रेस्ट फॉलो कीजिए तो आपको लगेगा मैं आगे जा रहा हूँ। आप अपने थिंग्स को देखिए उसके रिस्पेक्ट में, है ना, तो लगेगा आप मोशन में हैं। समझ गए? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपका इलेक्ट्रिक पोल तो ये रेस्ट में, ये मोशन में। अगर बस को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे तो बस में जो बैठा हुआ पैसेंजर्स हैं वो अपने सराउंडिंग में रेस्ट में है, उसके कंपैरिजन में ये आपका मोशन है। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे को रिलेट करता है। हम किसी बॉडी को रेस्ट में या किसी बॉडी को मोशन में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे भी रेस्ट में या मोशन में तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हुए हम क्या है रेस्ट या मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब चलो, अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही कंपैरिजन पे
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही कंपैरिजन पे हम डिफाइन करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट लेंथ और पॉइंट मास को। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो शिक्षा कुंज बिल्डिंग को अगर हम कंपैरिजन कर दें हिमालय से, तो हिमालय के साइज में तो आपका शिक्षा कुंज बिल्डिंग इन्फिनाइटली स्मॉल है, बहुत बहुत छोटा है। तो हिमालय का अगर कॉपी में अगर हिमालय को मेंशन करेंगे तो उसमें शिक्षा कुंज बिल्डिंग को उसके आगे में क्या देंगे, एक पॉइंट देंगे। तो ऑन दैट टाइम शिक्षा कुंज बिल्डिंग बिहेव्स एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिहेव्स एट पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हिमालय का कंपैरिजन अगर अर्थ के साइज से अगर करेंगे तो हिमालय आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अर्थ आपका लार्ज बॉडी हो जाएगा। तो कोई बड़ा बॉडी के कंपैरिजन में कोई एक स्मॉल बॉडी को, जिस स्मॉल बॉडी का जो शेप और साइज है वो बड़े बॉडी के कंपैरिजन में स्मॉल ही नहीं इन्फिनाइटली अगर स्मॉल है तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अब पॉइंट लेंथ, अब मान लीजिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को अब आप फॉलो करते हैं, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर आप कंसिडर करते हैं तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, सुन रहे हो ना सब लोग, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो डिस्टेंस किसी अदर डिस्टेंस से कंपैरिजन आप करोगे तो वो अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो हम उस डिस्टेंस को पॉइंट लेंथ बोलते हैं। अब जैसे एक बस के द्वारा समस्तीपुर से पटना गया तो कम से कम वो जाएगा 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर यानी अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो हम लोग 120 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 मीटर, 1,20,000 मीटर। अब 1,20,000 मीटर के कंपैरिजन में जो आपका ध्यान से सुनना है कि 1,20,000 मीटर के कंपैरिजन में एक बस का जनरली लेंथ कितना होता है, 10 मीटर होता है। 6 मीटर तो मान लो कि जो छोटा वाला डिलक्स जो होता है उसका। तो अब मान लीजिए बस का लेंथ, तो बस का लेंथ हो सकता है कि आपका 10 मीटर हो सकता है 8 मीटर हो सकता है 6 मीटर। 10 मीटर से तो ज़्यादा होगा नहीं, 30 फीट से तो ज़्यादा बड़ा बस होगा नहीं, हाँ या ना। उसके साइज के कंपैरिजन में 1,20,000 मीटर बड़ा है या छोटा है, बहुत बड़ा है। तो उस समय हम बस के साइज को हम पॉइंट लेंथ कंसीडर करेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस में हम 1,20,000 में 10 मीटर माइनस करने नहीं जाएंगे, हम इसको इन्फिनाइटली स्मॉल मान के इसको निगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अब यहीं पे मान लो बस अगर मान लो 50 मीटर ट्रेवल किया, बस अगर 50 मीटर ट्रेवल किया और बस का साइज मान लो कि जो तुम्हारा 6 मीटर है या 8 मीटर है, उस समय में हम बस को पॉइंट लेंथ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बस के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस आपका 50 मीटर और बस का जो लेंथ है वो 8 मीटर। तो 8 मीटर 50 के कंपैरिजन में स्मॉल है, इन्फिनाइटली स्मॉल नहीं है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस टाइम में बस के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस जो होगा वो 50 माइनस 8 दैट इज 42 मीटर होगा। 50 माइनस 8 इक्वल टू क्या, 42 मीटर होगा। समझ गए। अब चलो, अब मैंने आपको बता दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट बता दिया, पॉइंट लेंथ बता दिया। अब क्या बताना है हम लोगों को, पॉइंट मास। अब पॉइंट मास एक्चुअली आपको काइनेमेटिक्स में तो मास को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन डायनामिक्स में यूज आता है, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। अब किसी बॉडी, कोई लाइटर बॉडी वाला, कोई लाइटर बॉडी है और उसको एक हेवियर बॉडी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब लाइटर बॉडी बोले तो वो ग्राम में है, हेवियर बॉडी बोले तो वो आपका टन में है, तो इसमें ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बस के मास के आगे में एक पैसेंजर का मास इन्फिनाइटली स्मॉल है, तो हम पैसेंजर के मास को कंसीडर करेंगे पॉइंट मास और बस का जो मास है वो हैवियर है। अब इसी के कंपैरिजन में तुम बात करो कि एक बस का जो अगर मान लो मास की बात करेंगे और एक ट्रेन का पूरा मास की बात करेंगे, तो ट्रेन का मास के कंपैरिजन में बस का मास स्मॉल ही नहीं, वेरी वेरी स्मॉल, इन्फिनाइटली स्मॉल। तो उस समय हम लोग बस के मास को कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास करेंगे। समझ गया। तो जब भी हम आपको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट लेंथ, पॉइंट मास, इट मीन्स कि द मास, द लेंथ, द ऑब्जेक्ट of size of value is not small, infinitely small as compared to the
अदर बॉडी, अदर पार्टिकल, अदर ऑब्जेक्ट। समझ गए? किसी दूसरे से कंपैरिजन में हम किसी एक का जो कंपैरिजन किए हैं, अगर उसका वैल्यू इन्फिनाइटली स्मॉल है तो हम अगर लेंथ का कंपैरिजन किए हैं तो पॉइंट लेंथ बोलेंगे, मास का कंपैरिजन किए हैं तो पॉइंट मास बोलेंगे, साइज का कंपैरिजन किए हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। पॉइंट साइज नहीं बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज, पॉइंट पार्टिकल जो है आपका पॉइंट वो साइज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आया कि बिहाफ ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन डिफाइन आइदर ऑब्जेक्ट इन मोशन और इन रेस्ट, एंड ऑल्सो वी डिफाइन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब आइए, रेस्ट एंड मोशन तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। रेस्ट एंड मोशन का डिफिनीशन क्या है? ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स सराउंडिंग, या बॉडी या ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एट एवरी इंस्टेंट टाइम, देन द ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन। अ बॉडी डजंट चेंज its position with respect to its surrounding in every instant time, then object said to be in rest। समझ में आया? रेस्ट, मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आइए, अब जब बॉडी हमारा, ध्यान से सुनना है कि अब जब बॉडी हमारा रेस्ट में अगर है तो बॉडी के रेस्ट कंडीशन के बारे में जो कुछ भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ाई करते हैं। पूरे फिजिक्स को, फिजिक्स खास करके 11th के फिजिक्स को दो पार्ट में हम लोग को पढ़ना है। एक जनरल मैकेनिक्स पढ़ना है और एक अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना है। जनरल मैकेनिक्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट आपका है स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट है आपका काइनेमेटिक्स और तीसरा पार्ट है आपका डायनामिक्स। सुन रहे हो ना? पहला पार्ट क्या बोले मैंने? स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा आपका डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, अब फिजिक्स में बोलेंगे क्योंकि फिजिक्स का ब्रांच आपका मैकेनिक्स है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स अबाउट ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यानी मैकेनिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। The branch of mechanics in which we deals about the motion of object या motion of body known by kinematics, यानी जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम उसको kinematics कहते हैं। The branch of mechanics in which we deals about cause of motion known by dynamics, यानी मोशन का कारण क्या है उसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। तो ये कंप्लीटली आपका मैकेनिक्स हो गया। The branch of physics in which we deals about object, rest, motion and cause of motion known by mechanics, known by। अब applied mechanics, the concept of mechanics used to find the new term and terminology is known by applied mechanics। अब mechanics का concept को use करके अब कोई नया concept हम लोग बनाने जा रहे हैं, नए concept को हम लोग ला रहे हैं तो हम इसको applied mechanics कहते हैं। अब जैसे मान लो अभी यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स में क्या पढ़ लेंगे? फोर्स पढ़ लेंगे। अभी मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? प्रेशर पढ़ लेंगे। अभी हम लोग मैकेनिक्स में क्या? वेलोसिटी पढ़ लेंगे। अब हम लोग को अप्लाइड मैकेनिक्स, तो एक मैं थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल लेके देता हूँ। प्रेशर कुकर में पानी आप आधा पानी भर दो और वो तो वाटर तो अभी रेस्ट में था ना, अभी वाटर क्या है आपका? रेस्ट में है। लेकिन जब आप क्या करते हो उसमें कि जब उसको एक गैस के बर्नर पे जब आप उसको रखते हो, गैस बर्नर पे, और उसको जब आप हीट सप्लाई देना शुरू करते हो तो वो अपना स्टेज तो चेंज करता ही है। अगर आप ढक्कन को खोल के देखोगे तो वाटर जो आपका मोशन में है, तो ये एप्लीकेशन आपका आ गया ना। तो ये हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे, वो सेकेंड वॉल्यूम है। अब आइए, तो रेस्ट एंड मोशन आपको डिफाइन कर दिए। अब रेस्ट एंड मोशन के बाद हमारा आता है कि मोशन। तो मोशन आपका कितने टाइप के होते हैं इसको मैं नोट नहीं कराऊंगा, डिस्कशन कर देता हूँ। सब लोगों के पास NCERT है, बुक्स हैं, है ना। सब चीज़ को नोट कराना पॉसिबल नहीं है, मैं अच्छे से डिस्कशन कर देता हूँ। जिनको जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है। तो अब चलो मोशन। तो मोशन जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का है वो हमारा 3 डायमेंशनली मोशन है। समझ गए ना? 3 डायमेंशनली मोशन है। अब 3 डायमेंशनली मोशन हम किसको कहेंगे? तो सबसे पहले अब रेस्ट की बात तो खत्म ना, अब मोशन का डिस्कशन आए ना।
तो अगर कोई बॉडी अगर आपका मान लीजिए मोशन में है और बॉडी अपना पोजीशन, ध्यान से सुनना है, अगर कोई बॉडी मोशन में है और बॉडी अपना पोजीशन एवरी इंस्टेंट टाइम एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो बॉडी का मोशन वन डायमेंशन कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग x और y ले लें, तो आपका जो मान लीजिए अगर बॉडी को आपका बात करते हैं, ध्यान देना है कि पहले वो ओरिजिन पे था, फिर ये आपका इस पोजीशन पे आ गया, फिर इस पोजीशन पे आ गया, फिर इस पोजीशन पे आ गया, फिर इस पोजीशन पे आ गया। तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4। तो बॉडी ने अपना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के बॉडी अपना 4 पोजीशन को चेंज करा है। और 4 पोजीशन को जो चेंज करा है तो वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज किया है, y डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो बॉडी के इस पोजीशन चेंज को हम कह सकते हैं कि बॉडी मेरा वन डायमेंशनल मोशन में है। अब एग्जांपल, मैं अगर मान लो कि जो इस पोडियम पे जो हमारा लेक्चर ये लेक्चर जो आपका ये व्हाट कैन आई से इसको, हाँ इसको क्या बोलते हैं, लेक्चर प्लेटफॉर्म जो आपका है, हम उस पर जो वॉक कर रहे हैं तो इस पे जो हमारा मोशन है वो मोशन इन वन डायमेंशन है। समझ गए? इस पे जो वॉक कर रहे हैं ये क्या है आपका मोशन इन वन डायमेंशन। बस जो आपका ट्रेवल कर रहा है, बस आपका क्या है कि ग्राउंड पे ही आपका चल रहा है, ठीक है। रोड हमारा जिगजैग है, बेंट है, सर्कुलर टाइप में है, वो अलग बेटर है, लेकिन वो है तो आपका वन डायमेंशन ही ना, वो तो एयर में नहीं ना है। तो हम लोग बस के मोशन को वन डायमेंशन, ट्रेन के मोशन को वन डायमेंशन, साइकिलिस्ट का मोशन वन डायमेंशन, कार का मोशन वन डायमेंशन। द बॉडी या द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजिशन at every instant time in only one direction, then the object motion said to be one dimensional motion. Object motion said to be one dimensional motion. अब चलो आगे टू डायमेंशनल की बात करते हैं। तो टू डायमेंशनल, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, सुनो यहाँ पे ध्यान देना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एट एवरी इंस्टेंट टाइम इन 2D, इन टू डायमेंशनल। तब टू डायमेंशनल का एक एग्जांपल जरा समझ लो कि अगर एक क्रिकेटर बाउंड्री पर से बॉल को लेके और वो फेंकेगा अपने सेकंड प्लेयर के पास, हाँ या ना, और सेकंड प्लेयर जो आपका है वो आपका यहाँ खड़ा है ना। तो ये जो बॉल इसको थ्रो करेगा वो तो ऐसे थ्रो करेगा, हाँ या ना। ये इसके पास अगर बॉल है, इसको अगर इसके पास फेंकना है तो लुढ़का के तो भेज नहीं सकता है, लुढ़क के कुछ दूर पे ही रुक जाएगा। कंप्लीटली इसके पास एक बार में जाने के लिए ये तो ऐसे थ्रो करेगा। अब चलो इसको समझो, ध्यान देना है सब लोगों को। ये आपका बॉल का पाथ हुआ। इस पाथ में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग कि हम 3 पॉइंट को मेंशन करते हैं, और भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जब हम मेंशन करते हैं तो देखिए आपका इस पोजीशन को हम लोग y1 कह सकते हैं, इस पोजीशन को क्या कह सकते हैं x1। फिर यहाँ पे देखिए आप इसको क्या कहेंगे आप y2, और इस पोजीशन को क्या कहेंगे x2, और फिर इस पोजीशन को आप क्या कहेंगे y3, और इस पोजीशन को क्या कहेंगे। अब देखिए अगर 3 हमने ऑब्जर्वेशन टाइम को रखा है और हमने फर्स्ट जब टाइम ऑब्जर्व किया तो बॉल मेरा इस पोजीशन P1 पे था, जब सेकेंड टाइम ऑब्जर्व किया तो बॉल मेरा P2 पोजीशन पे था, और थर्ड टाइम जब मैंने ऑब्जर्व किया तो बॉल हमारा P3 पोजीशन पे था। और तीनों पोजीशन में हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम बदल रहे हैं बॉडी का पोजीशन जो है वो 2D में चेंज हो रहा है। पहले आपका x1 का भी वैल्यू मिनिमम था और y1 का भी वैल्यू मिनिमम था, अब आपका x2 का भी वैल्यू बड़ा है और y2 का भी वैल्यू बड़ा है। फिर से हम देख रहे हैं तीसरा पोजीशन पे x3 का भी बड़ा है और y3 का भी बड़ा है। इट मीन्स की बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन एट एवरी इंस्टेंट टाइम इन 2D। अब नेक्स्ट की बात करेंगे सर, तो अब देखो नेक्स्ट में अगर यहाँ आते हैं तब y का वैल्यू आपका क्या है, घटना शुरू हो रहा है, लेकिन x का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है ना। फिर y का वैल्यू घट रहा है लेकिन x का वैल्यू बढ़ रहा है। कांस्टेंट तो नहीं है ना कि सब जगह y का भी वैल्यू बराबर है और सब जगह x का भी वैल्यू बराबर है। सब जगह अगर x का वैल्यू बराबर होता और y का वैल्यू बराबर होता
तो बॉडी आपका रेस्ट में हो जाएगा, यानी कोई चेंज कर ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एवरी इंस्टेंट टाइम उससे पहले वाले यानी उससे पास्ट वाला जो पोजीशन है उसके कंपैरिजन में ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है यहाँ पे टू डायमेंशनली कहलाएगा, क्योंकि आपका एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एवरी इंस्टेंट टाइम हर एक समय पोजीशन चेंज किया। जब तक मान लीजिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है उससे पहले इसका हाइट भी इंक्रीज कर रहा है, इसका लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, वाई भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स वाई वाई। लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद अब इसका हाइट डिक्रीज कर रहा है, यानी वाई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्स का वैल्यू कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। तो एक्स का वाई का डिक्रीज करना और एक्स का बढ़ना ये भी तो चेंजेस ही है ना। एक्स का बढ़ना वाई का बढ़ना चेंज है, तो एक्स का वाई का घटना और एक्स का बढ़ना भी तो चेंज है ना। तो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एट एवरी इंस्टेंट टाइम इन टू डायमेंशनली, देन द ऑब्जेक्ट मोशन सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। समझ गए? अब आ जाओ। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एरोप्लेन का जो आपका होता है, एरोप्लेन आपका क्या है ध्यान दीजिएगा कि एरोप्लेन एक पोर्ट पर से उड़ता है ऐसे, और कुछ दूर फिर वो एक मैक्सिमम हाइट पे वो फिक्स्ड चलता है, समझ गए। और फिर उसके बाद जहाँ उसको लैंड करना है वहाँ पे ये इस तरह से आता है। तो ये वाला पोजीशन को आप छोड़ दीजिए, ये तो मोशन इन वन डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है अर्थ के उसमें पैरेलली, अर्थ के सरफेस के पैरेलली चलता है। लेकिन जब वो यहाँ से आपका फ्लाइंग करता है और मैक्सिमम हाइट पे जाने पे और फिर एक हाइट के बाद फिर वो लैंड करने के लिए जब मान लीजिए आता है, तो ये वाला जो दो पोजीशन है इसका मोशन इन टू डायमेंशन है। क्या है? क्रिकेटर के द्वारा बॉल को जो थ्रो कर दिया गया हॉरिजॉन्टली कुछ एंगल बना के, तो उसको हम लोग टू डायमेंशन कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत इस सब में? कंफ्यूजन है ना? अब चलो, अब हम लोग आते हैं थ्री डायमेंशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन थ्री डायमेंशनली, द ऑब्जेक्ट मोशन सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? तो मॉस्किटो, घर में जो आपका मॉस्किटो है उसका आप देखेंगे जिगजैग ऐसे ऐसे, यानी आपका इस समय लेना पड़ेगा तीन कोऑर्डिनेट। अब तीन कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं, तो अगर अभी मैं इसको, ये नीचे वाला है ना हमारा, एक लाइन गया है ना, इस डोर को थोड़ा सा उधर बेंड करो तो, अरे वहाँ स्टैंड को देख के आना, स्टैंड में लात नहीं मार देना है, तुम स्टैंड को देख के नहीं आ रहे हो। अरे नहीं, देखो अब यहाँ पे आपका इसको हम मान लेते हैं Z, ये वाला है ना Z, नहीं सॉरी इसको Y मान लो, ये X तो ये Z। अब मेरा मार्कर यहाँ पे है, तो अभी ये ओरिजिन से X में भी है डिस्टेंस इसका, Y में भी और Z में भी है। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे, तो X में भी इसका पोजीशन चेंज हुआ है, Y में भी हुआ है और Z में भी हुआ है। पहले अगर उसका पोजीशन x1, y1, z1 था, तो पोजीशन x2, y2 और ऑब्जेक्ट चेंजेस इस पोजीशन इन थ्री डायमेंशनली ना। तो जब घर में जो मक्खी हैं, जो मच्छर हैं, वो क्या है, वो थ्री डायमेंशनली अपना पोजीशन को चेंज करता है जब वो उड़ता है, तो उसके मोशन को हम लोग मोशन इन थ्री डायमेंशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन इन थ्री डायमेंशन। एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन इन थ्री डायमेंशन व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन, कि when an object said to be motion in three dimension when it changes its position, when the object changes its position with respect to surrounding in three dimensionally, है ना। एग्जाम्पल के लिए मोशन ऑफ मॉस्किटो, मोशन ऑफ डोमेस्टिक, है ना, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका मोशन इन थ्री डायमेंशन, तो ये जनरल एप्लीकेशन है। अब हम लोगों को स्टार्ट यहाँ से करना है मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। आप समझ गए, ये सब क्लास 9th का सिलेबस है और 9th में ये सब आपको पढ़ना था, मैं रिवीजन करा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना है, अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन भी कर दूंगा और बता भी देता हूँ आपको, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन को कंसीडर करके पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास और पॉइंट लेंथ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन किया गया, ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, फिर उसके बाद रोटेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन, सुन लिए। और फिर उसके बाद आपका है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब चलो, तो उसको डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए?
तो ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, ये जहाँ पे जैसे जरूरत आएगा इसका एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब ही डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं तो रेस्ट और मोशन तो आपको बता ही दिए। अब यहाँ पे आता है बात पोजीशन का। मिटाऊं पूरा? आपको रेस्ट एंड अब आपका यहाँ पे पोजीशन की बात आती है, जिसमें मामला आ गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब चलो एक बात को ध्यान दो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो एप्लीकेशन है, मोशन इन वन डायमेंशन का एप्लीकेशन है नहीं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति, हाँ या ना? तो सीधी रेखा में गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है तो उसमें तो सिंगल डायरेक्शन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन तुम यहाँ ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या दो डायरेक्शन होते हैं? सिंगल डायरेक्शन होते हैं। तो मोशन इन वन डायमेंशन, तो मोशन इन वन डायमेंशन का एप्लीकेशन में आता है क्या कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दो बातें आएगी। अब यहाँ पे आएगा स्पीड और यहाँ पे आएगा वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब बताइए हमको कि व्हाट डू मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। मैंने पढ़ाया है और बताया भी था कि इफ अ बॉडी, सुनो, इफ अ बॉडी इन अ मोशन, इफ अ बॉडी इन मोशन देन द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय द बॉडी, या एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन बाय डिस्टेंस, and the shortest path covered by the body is known by displacement, है ना? When a body in a motion, पहली बात तो ये बोलना होगा कि when a body in a motion then the distance covered by the, या then the actual path covered by the body is known by distance, and the shortest path between the initial point and final point of the path, हाँ या ना? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कवर्ड बाय द बॉडी, ट्रेवर्स बाय द बॉडी गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ग्राफिकली इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से पोजीशन ए से चल के पोजीशन बी पे आपका आया। मान लीजिए कोई वैली में मोशन कर रहे हैं, है ना? पहाड़ से नीचे जा रहे हैं तो वहाँ तो स्ट्रेट पाथ तो होगा नहीं, वहाँ तो ऐसे ही मूव करके जाना होता है। तो आपको पोजीशन ए से बी जाने के लिए आपके पास जो रियल पाथ लेंथ है वो आपका ये रियल पाथ लेंथ है, समझ गए? लेकिन इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि ये आपका इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो रियल पाथ लेंथ का देखिए, रियल पाथ लेंथ में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है? रियल पाथ लेंथ में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। ये आपका यहाँ से इस डायरेक्शन में चला, फिर बेंड किया, फिर इस डायरेक्शन में, फिर बेंड किया, फिर आपका इस डायरेक्शन में पहुँच गया। इसके पास कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आप शॉर्टेस्ट पाथ में देखिए तो यहाँ से एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, जो कि यहाँ से यहाँ तक वो आप एक सिंगल डायरेक्शन में कंसीडर आप कर रहे हैं, समझ गए? तो ये आपका एक्चुअल पाथ लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन बाय डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स नोन बाय डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? अब डिस्प्लेसमेंट के पास तो एक डेफिनेट आपका डायरेक्शन है, तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास आपका डायरेक्शन भी है। लेकिन डिस्टेंस जो आपका है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब एक बात और आते हैं हम लोग अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिस्कशन में। समटाइम्स
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल। अब जैसे बात करता हूँ मैं अभी कि मैं प्लेटफॉर्म के इस एंड पे हूँ, लेक्चर प्लेटफॉर्म के इस एंड पे हूँ, यहाँ से लेके पोडियम का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, समझ गए, दोनों आपका इक्वल है। तो समटाइम्स आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ज़्यादातर समय में डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से बड़ा ही होता है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस के वैल्यू से छोटा ही होता है, समझ गए। डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है मीटर, चूंकि ये पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका पाथ लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ या लार्जर पाथ ले तो पाथ लेंथ ना, तो हम लोग डिस्टेंस को भी मीटर से मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट में। सीजीएस दोनों सेंटीमीटर है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए। पहले रेस्ट एंड मोशन हेडिंग दो, नोट भी करा देते हैं। रेस्ट एंड लिखा जाए, रेस्ट में an object said to be in rest when object doesn't change its position with respect to लिखो motion। An object said to be in motion when changes its position when object changes its position with respect to surrounding। अब चलो, तो किसी भी बॉडी को ध्यान से सुनना है कि किसी भी बॉडी को हम लोग रेस्ट और मोशन में डिफाइन तभी करेंगे जब हम कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करेंगे। अभी डायनामिक्स जब आएगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम दो पार्ट पढ़ाएंगे, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सारी बात यहीं पे पढ़ा देंगे तो अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे टॉपिक हमारा आएगा तो चीज़ें जैसे जैसे ज़रूरत में आएंगे हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलो, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेडिंग दे दिए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप समझ रहे हो, तो इसको क्या ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट कर दूं। चलिए, इस ग्राफ को तो देखिए हम लोग ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन, अगर ओरिजिन को अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियल पॉइंट अगर मान लें, इसको अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मान लें FR, तो इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो आपका किस चीज़ का ये ग्राफ देख के आप क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है? मोशन में है। ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? अगर यहीं पे दूसरा ग्राफ आपका है, अब चलो, अब जो इस ग्राफ में देखना है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन तो ओरिजिन पे ही है ना। अगर यहाँ पे P1 ले रहे हैं इसका मतलब ये ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम बढ़ा लेकिन बॉडी का पोजीशन कब बढ़ेगा? जब y में चेंज करेगा तब ना। तो y में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। लिख लो। हो गया। चलो, अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो बनाइए हेडिंग अब, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट लेंथ, पॉइंट मास, ये सबको तो याद रखोगे ना माइंड में, ये सबको तो लिखने की जरूरत नहीं है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, बातें तो बहुत सारा बोलना है। सारा बात कॉपी में नोट करेंगे तो टाइम हम लोग के पास फिर तो 2 साल में फिजिक्स 11th खत्म होगा। चलो अब लिखो,
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डायग्राम बनाओ। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद ही बनाना था। हाँ, तो ये बनाना है। एक्चुअल पाथ लेंथ traversed by the body, actual path length traversed by the या covered by the body। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर लिखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, shortest path length between the 2 points, shortest path length between the 2 points। तो 2 points, अब वो 2 पॉइंट ए एंड बी क्लियर है इससे। चलिए डायग्राम बना लिए है ना, लिखा जाए। ऐसा यूनिट सब स्टार पॉइंट बना के लिखते चलिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। and CGS unit is centimeter। Distance is a scalar quantity displacement is a vector quantity। चलिए, the magnitude of displacement may be equal or less than the distance। ठीक है, डिस्टेंस का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या उसके इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस में बी इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। बात वही हुआ, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ distance may be zero or positive। The magnitude of distance between 2 points दे देना, distance between 2 points may be 0 or positive।
the magnitude of displacement between 2 points may be 0, positive और नेगेटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव और 0 हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल या उससे कम होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन अब कल होगा।